हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है चैप्टर नंबर 17 परीक्षावाणी का, और चैप्टर का नाम है उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं। और ये जितने भी हमारे चैप्टर जो भी चल रहे हैं सारी परीक्षाओं के लिए, जो आगामी हमारी जितनी परीक्षाएं जैसे वीडियो, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक पटवारी, लेखपाल, जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। रात 8 बजे हमारी प्रैक्टिस सेट चलती हैं। एक दिन हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट चलता है और अगले दिन हमारा उत्तराखंड का चलता है। तो मंडे को साइंस का था तो ट्यूसडे को उत्तराखंड का। अब अगले दिन फिर से साइंस का होगा, फिर उत्तराखंड का, फिर उसके बाद फिर से साइंस और फिर उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट होगा। तो उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट भी देखने हैं आपने और साइंस के प्रैक्टिस सेट भी देखते रहने हैं। तो उत्तराखंड के जो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट है, मिक्स प्रैक्टिस है, 7 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। उत्तराखंड परीक्षावाणी का आज 7वां प्रैक्टिस सेट है। आधुनिक भारत हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक एक टॉपिक को डिटेल समझाया। आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और सुबह 10 बजे हमारी परीक्षावाणी की क्लास कल चलेगी। परीक्षावाणी की क्लास अब चेंज हो गई, एक मंडे को, एक वेडनेसडे को और एक फ्राइडे को आती है। मंडे को हमने 22वें चैप्टर का भाग 1 देखा था, कल हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। फ्राइडे के दिन देखेंगे हम 20वां चैप्टर, जो हमारा प्रमुख व्यक्तित्व है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ उत्तराखंड, वो वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे 20 चैप्टर नंबर 20 फ्राइडे को। और प्रैक्टिस 6 दिन लगातार आएंगी। तो परीक्षावाणी का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो चैप्टर नंबर 11 से 16 तक के प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। इनको डिटेल तो पहले से पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 7वां परीक्षावाणी वाला, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 18 और 19 इनके प्रैक्टिस सेट कब होंगे? 18 होगा बृहस्पतिवार को और चैप्टर नंबर 19 का प्रैक्टिस सेट होगा शनिवार को, सैटरडे को। और पढ़ाई अगर देखें तो कल हमारा 22वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 21वां हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 20वां हम फ्राइडे को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे हमारे प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। लगातार आप बने रहें और जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनके आंसर ज़रूर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल जो हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम गति वाला चैप्टर देखेंगे, मोशन वाला चैप्टर देखेंगे। और वो जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो हमारी आगामी वन दो का परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिन भी परीक्षाओं में साइंस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट सीरीज। तो सीधे सवाल पे चलते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएं, परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 7, प्रैक्टिस सेट नंबर 7, चैप्टर नंबर 17। तो पहला सवाल है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन कब हुआ? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? 2010, 2011, 2012 या इनमें से कोई नहीं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? 2010, 2011, 2012, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहे। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, जिनकी संख्या कम है। हमारे देश में उत्तराखंड में कहेंगे तो बहुसंख्यक, अगर मेजॉरिटी देखें तो हिंदू, इसके अलावा जो भी बचे हुए धर्म हैं उनके मानने वाले लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे, यानी माइनॉरिटी में आएंगे। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का स्थापना वर्ष बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। इसका गठन हुआ था 2012 में, अप्रैल 2012 में। अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और पड़ी थी, उनके बारे में देख ले रहे हैं। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय तो अप्रैल 2012। अगर पूछें अल्पसंख्यक विकास निधि, अल्पसंख्यक विकास निधि ये कब गठित हुई? तो अगर पूछेंगे तो 2012 में। अल्पसंख्यकों के लिए एक फाइनेंस योजना भी है, उसको देखते हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना, मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना, इसकी शुरुआत हमारी उत्तराखंड सरकार 2012-2013 में। यानी किसी को एजुकेशन लोन चाहिए तो उनके लिए उचित दरों पे ये ऋण दिया जाएगा या लोन दिया जाएगा। तो ध्यान देंगे सभी लोग।
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक योजना और चला रखी है हमारी उत्तराखंड सरकार ने, रहबर योजना। रहबर योजना, तो इसमें क्या होता है, 18 से 35 वर्ष तक की जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। यह है रहबर योजना। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन अप्रैल 2012, अल्पसंख्यक विकास निधि 2012, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना ये कब की है, 2012 2013 की है। बस 4 चीज़ें याद करनी है, ख़त्म। अगला सवाल है, हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, इनमें से कोई नहीं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? सभी लोग जवाब दें, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको। हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। तो ऑप्शन है देहरादून, यानी किस जिले में किया गया ये बता दें आप। हरिद्वार, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो हज हाउस का निर्माण, इसका सही जवाब है पिरान कलियर, एक जगह हरिद्वार में, वहां पर किया गया है। हज हाउस का निर्माण पिरान कलियर हरिद्वार में किया गया है। कहाँ किया गया है? हरिद्वार में किया गया। अब हरिद्वार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अगर देखें, अगर सवाल पूछें सबसे ज्यादा मुस्लिम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ निवास करती है, तो हरिद्वार में निवास करती है। अगर पूछें उत्तराखंड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला वो भी कौन सा है? हरिद्वार है। अगला, अगर पूछे सर्वाधिक एससी, एससी माने शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या, ये कहाँ निवास करती है, तो ये भी हमारे हरिद्वार में निवास करती है। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन अगर यहीं पर पूछ दें सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताइए, जेंडर रेशियो, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताइए, ये भी कौन सा है हमारा? हरिद्वार है। लिंगानुपात माने 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स हैं, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। अगली चीज, विधानसभा की अगर सीटें हमारे उत्तराखंड में देखें तो विधानसभा की हमारी उत्तराखंड में चुनी जाने वाली सीट, यानी जिन पर हम वोट करते हैं, वो 70 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा अगर सीटें पूछे, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट किस जिले में है, तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट हरिद्वार में है। कितनी है? 11 सीटें हैं। अब इन 70 विधानसभा सीटों में 15 सीटें हमारी यहाँ क्या हैं? रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, जिसमें से 13 सीटें हैं एससी, एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें हैं एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इन जो आरक्षित सीटें हैं उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें कहाँ आरक्षित हैं? सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें इनमें भी कहाँ पर हैं? हरिद्वार में हैं। और कितनी सीटें हैं? 3 सीटें आरक्षित हैं। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, बस ये उन्हीं का रिवीजन है। अगले सवाल पे चलते हैं, तीसरे सवाल पे। इंपॉर्टेंट सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना कब से लागू हुई, यानी किस वर्ष से लागू हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना कब से लागू हुई? 2001, 2010, 2019 या इनमें से कोई नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना किस वर्ष से लागू हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना कब से लागू हुई? तो ऑप्शन है 2001, अगला ऑप्शन है 2010, अगला ऑप्शन है 2019 और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें, तुरंत जवाब दें और सबसे पहले जवाब देने की कोशिश करें। 2001, 2010, 2019 या इनमें से कोई नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना कब से लागू हुई? सभी लोग जवाब दें। अब इस सवाल के माध्यम से कुछ जानकारियां मैं आपको इंदिरा गांधी जी के बारे में भी देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है
एक्चुअली जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो नोट्स में गलती से मैंने गलत बता दिया था, फिर उसको बाद में मैंने क्लियर भी कराया था व्हाट्सएप के माध्यम से भी, यूट्यूब में भी पर्सनल मैसेज करके भी सही करवाया था ये वाला क्वेश्चन। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना है, ये है हमारी 2010 की। कब की है? 2010 की। और अगर डेट सही पूछें तो 19 नवंबर 2010। हमने गलती से 2019 कर दिया था, तो इसका सही जवाब है 19 नवंबर 2010। तो इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मानो कोई महिलाएं मजदूरी करती हैं और मजदूरी पर ही उनका जीवन यापन होता है, और उनको प्रसव अगर होता है, अगर वो गर्भ धारण किए हुए हैं और प्रसव के दौरान अगर उनको जो भी नुकसान होता है, जो कि उनकी आमदनी में उनको नुकसान होता है, उसकी भरपाई की जाएगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना के तहत। तो ध्यान देंगे। अब इंदिरा गांधी जी के बारे में अगर देखें तो ये भारत की फर्स्ट महिला पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। और क्रम के हिसाब से देखें तो क्रम के हिसाब से ये थर्ड प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री हुई हमारी इंदिरा गांधी। लेकिन महिलाओं के क्रम में कहेंगे तो सबसे पहली महिला यही है। अगला सवाल, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके तहत जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना था, तो उसी दौरान इनको 1971 में क्या प्राप्त हुआ? भारत रत्न प्राप्त हुआ। हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई, और पहली महिला को कब दिया गया? 1971 में। और वो पहली महिला कौन है? हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ध्यान देंगे, पहली महिला भी हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। अगर हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंदिरा गांधी स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारे हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी हमारे यहाँ, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था। तो इनका प्रसिद्ध कथन या नारा क्या था? गरीबी हटाओ। गरीबी का नारा कब दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। और किसने दिया? हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ध्यान देंगे सभी लोग, इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री हुई हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है, सभी लोग तुरंत जवाब दें। महिला व बाल कल्याण विकास के लिए कितने प्रतिशत जेंडर बजट का प्रावधान किया गया है? महिला व बाल विकास के लिए कितने प्रतिशत जेंडर बजट का प्रावधान किया गया है? बहुत सारे फैक्ट आने वाले हैं, तो सभी लोग जवाब जरूर दें। महिला व बाल विकास के लिए कितने प्रतिशत जेंडर बजट का प्रावधान किया गया? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। यहाँ पर हमारे बहुत सारे फैक्ट भी कवर होने वाले हैं। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले महिला और बाल कल्याण विकास कार्यक्रम के बारे में ही हमने देखा था, तो इन्हीं चीज़ों को फिर से कवर करेंगे हम। तो बहुत ध्यानपूर्वक सभी लोग जवाब जरूर दें। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। ऑडियो नोट्स हमारे व्हाट्सएप से प्राप्त होगी, और वीडियो तो आपको यूट्यूब में मिलेंगी और कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगी। आप सर्च करें हमारे चैनल का नाम उत्तराखंड ज्ञान विथ जीवन, उत्तराखंड ज्ञान विथ जीवन। तो चौथे सवाल का सही जवाब है, महिला व बाल विकास के लिए कितने प्रतिशत जेंडर बजट का प्रावधान किया गया उत्तराखंड के बजट में? तो इसका सही जवाब है 30%। 30% का प्रावधान किया गया है। अब कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहीं पर पूछ देते महिला सशक्तिकरण वर्ष उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष को घोषित किया है, तो ये वर्ष है 2006-2007। नोट्स में हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगला, महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है हमारे राज्य सेवा में? तो इनको आरक्षण है 30% का आरक्षण प्राप्त है। अगर यहीं पर पूछ दे वन पंचायत और पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, तो यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है 50% का। ध्यान देंगे सभी लोग। और उसी के बाद जेंडर बजट की घोषणा की गई। अगला महत्वपूर्ण तथ्य महिला और बाल विकास से रिलेटेड, 9 सितंबर 2005 क्यों इंपॉर्टेंट है डेट?
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था, उसका संशोधन हुआ था। उसके तहत क्या हुआ था, बेटियों का भी समान अधिकार होगा पिता की या पैतृक जमीन में, बेटियों का भी समान अधिकार होगा पैतृक संपत्ति में। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 का, जिसको संशोधन किया था 1986 में। अगला महत्वपूर्ण एक्ट था समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, यानी समान काम तो समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। महिला व पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत। अभी और भी कार्यक्रम हैं, जैसे अगर देखें जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना पढ़ी थी हमने, तो ये कब से थी, 2005 से थी। तो इसमें क्या था, जो भी माताएं गर्भवती हैं तो उनको सरकारी अस्पताल में अगर प्रसव कराती हैं तो उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व योजना में था, मजदूरी के काम में लगी हुई महिलाएं अगर प्रसव या गर्भ धारण किए हुए हैं तो उनको सहायता की जाएगी। सेम इसमें भी यही है, जननी सुरक्षा योजना, अप्रैल 2005। एक और मिशन था मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके तहत टेक होम राशन व्यवस्था लागू की गई थी, राष्ट्रीय पोषाहार योजना। राष्ट्रीय पोषाहार योजना याद जरूर होगी, जिसने देखा होगा, मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था कि इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो राष्ट्रीय पोषाहार योजना हमारी 2001-2002 की है और भारत सरकार की योजना है। अब महिला सशक्तिकरण या बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए किशोरी शक्ति योजना है। उसके बाद मोनाल परियोजना थी, स्वशक्ति परियोजना, बहुत सारी परियोजनाएं थी। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, जो लगातार तैयारी में हो उन्होंने ज़रूर देखे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है 30% है जेंडर बजट। युवा नीति कब लागू हुई, पांचवा सवाल, उत्तराखंड की युवा नीति कब लागू हुई, 4 सितंबर 2011, 5 सितंबर 2011। उसके बाद अगला है 14 नवंबर 2011, और फाइनल ऑप्शन है इसमें से, इनमें से कोई नहीं। युवा नीति कब लागू की गई, 4 सितंबर 2011, 5 सितंबर 2011, 14 नवंबर 2011, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। युवा नीति इंपॉर्टेंट सवाल है, कब लागू की गई, सभी लोग जवाब जरूर दें। 4 सितंबर 2011, 5 सितंबर 2011, 14 नवंबर 2011, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, युवा नीति लागू की हमारी उत्तराखंड सरकार ने 5 सितंबर 2011, 5 सितंबर 2011। जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 18 से 35 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, उनको फोकस करते हुए उनको रोजगार दिया जाए, स्वरोजगार की तरफ आकर्षित किया जाए। ध्यान देंगे सभी लोग। इसी युवा नीति के तहत युवाओं की तरफ आकर्षण किया जाए, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो हमारे यहाँ स्टार्ट की गई थी उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था और उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग देना है। एक और योजना हमने अपने युवाओं के लिए स्टार्ट की थी 2002 में, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। पर्यटन की फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं और शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन की तरफ आकर्षित करें, पर्यटन में रोजगार की तरफ आकर्षित करने के लिए इस योजना को लागू किया था। जिसमें क्या था, अगर आपको याद होगा, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में 40 लाख के अगर पूंजी निवेश होता है, इन्वेस्ट होता है, तो 33% सरकार छूट देगी आपको, यानी अनुदान होगा वो सरकार की तरफ से, और बचा हुआ 67% आपको लोन चुकाना पड़ेगा। ये ध्यान देंगे जितनी भी योजना हमने पढ़ी थी। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कब से लागू हुई, 2012, 2014, 2017, ये इनमें से कोई नहीं। 2012,
2014, 2017 या इनमें से कोई नहीं। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2012, 2014, 2017 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना ये कब से लागू हुई? फिर बाद में इसका नाम भी चेंज किया गया था, याद करिए, मैंने बताया भी था आपको। सारे फैक्ट याद होने चाहिए आपको। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना। ये लागू हुई 2014 से। 2014 में कौन सी डेट से? 25 सितंबर 2014। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना शुरुआत कब से हुई अगर पूछेंगे तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 25 सितंबर 2014। शुरुआत करते समय हमारे पीएम कौन थे? हमारे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी थे। फिर बाद में इस योजना का नाम चेंज हो गया था। उसकी डेट है 29 जुलाई 2017 को। 29 जुलाई 2017 को मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का नाम बदल कर रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना 29 जुलाई 2017। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, तो जब इस योजना का नाम बदला गया तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? सभी लोग जवाब जरूर दें। 29 जुलाई 2017 हमारे मुख्यमंत्री कौन थे उस समय जब इस योजना का नाम बदला गया? अगले सवाल पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। राठ क्षेत्र किस जिले में पड़ता है, किस जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। राठ क्षेत्र, राठी जनजाति थी, याद करिए, मैंने बताया भी था जनजातियों वाले चैप्टर में बताया था। जनजातियों वाला जो चैप्टर था उसका जब प्रैक्टिस सेट हुआ था उस समय डिटेल में बताया था मैंने। तो राठ क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सभी लोग बताएं। राठ क्षेत्र किस जिले में पड़ता है या किस जिले में स्थित है? राठ क्षेत्र, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राठ क्षेत्र हमारे पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी में एक जनजाति है राठी जनजाति। वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ी है। पिछड़ी जनजाति हमारी कौन सी जनजाति? राठी जनजाति। ये कहाँ निवास करती है? पौड़ी के एक थलीसैंण और पाबो ब्लॉक हैं, ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इन्हीं के विकास के लिए राठ विकास अभिकरण बना था एक। और राठी जनजाति के विकास के लिए, राठी जनजाति जो हमारे पौड़ी में निवास करती है, राठ विकास अभिकरण का निर्माण हुआ है। राठ विकास अभिकरण का निर्माण हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2014-2015 में किया था। कहाँ निवास करते हैं? पौड़ी के पाबो और थलीसैंण ब्लॉक में। राठ क्षेत्र भी कहते हैं इसको। तो ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। ब्रेल प्रेस कहाँ स्थित है? दिव्यांगों के लिए ब्रेल प्रेस ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। ब्रेल प्रेस, ब्रेल लिपि, जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक प्रकार की लिपि, लिखने का तरीका है ब्रेल। तो ब्रेल लिपि की खोज करी थी लुई ब्रेल ने। तो ब्रेल प्रेस हमारे उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसी से रिलेटेड ये सवाल है, सभी लोग जवाब जरूर दें। ब्रेल प्रेस कहाँ स्थित है? ब्रेल प्रेस
कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। ब्रेल प्रेस, ब्रेल प्रेस, तो इसका सही जवाब है ब्रेल प्रेस स्थित है हमारे देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में है। अब हमने दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम देखे थे हमारे उत्तराखंड में, तो राज्य सेवा में अगर पूछे दिव्यांगों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है, तो राज्य सेवा में दिव्यांगों के लिए 3% का आरक्षण है। तो दिव्यांगों को एक विशेष परिचय पत्र यानी आईडी कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके जरिए अगर ये हमारे राज्य परिवहन के वाहनों में यात्रा करते हैं तो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। और इनको भरण पोषण के लिए, अपने पालन पोषण के लिए 800 रुपये पर मंथ की पेंशन भी दी जाएगी हमारे दिव्यांगों को। ध्यान देंगे। तो दृष्टिबाधित जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए ब्रेल प्रेस का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया हमारे देहरादून में किया गया है। तो ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। वंदे मातरम योजना कब से लागू हुई? वंदे मातरम योजना कब से लागू हुई? 2002, 2003, 2004 या इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम योजना कब से लागू हुई? 2002, 2003, 2004 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोगों को ध्यान होगा जब महिला और बाल कल्याण के बारे में हमने देखा था, तो उसी टाइम पे हमने सीखा भी था। वंदे मातरम योजना किस वर्ष से लागू हुई? 2002, 2003, 2004 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। वंदे मातरम योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वंदे मातरम योजना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2004 में। तो वंदे मातरम योजना ये कब से लागू हुई? अगर एग्जैक्ट डेट सहित कहेंगे कि कब से इसकी शुरुआत हुई है, तो ये लागू हुआ है 9 फरवरी 2004 से। ये किन के लिए है? ये पूछा गया सवाल है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इसके तहत निःशुल्क उपचार की व्यवस्था होगी। जैसे अभी हमने जननी सुरक्षा योजना देखी थी, तो वैसे ही वंदे मातरम योजना भी है। अब महिला या बाल कल्याण विकास से रिलेटेड कुछ और अगर योजनाओं के बारे में देखें तो स्वाधार योजना थी एक, याद होगा, जो 2001 से 2002 में लागू हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था स्वाधार योजना का? अगर किसी के पास खासकर महिलाओं के लिए आवास, खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था, अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल देना उन्हें, यानी प्रशिक्षित करना है, ताकि वो अपना भरण पोषण, अपना पालन पोषण खुद कर सकें। एक और योजना थी महिलाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध योजना है, स्वयं सिद्धा योजना। स्वयं सिद्धा योजना जो लागू कब से हुई थी? 2002, 2003 से लागू हुई थी। इसमें क्या करती थी महिलाएं? स्वयं सहायता समूह बनाती थी। स्वयं सिद्धा योजना। अगली योजना थी हमारी महिला और बाल कल्याण विकास के लिए सबला योजना। सबला योजना, सबला योजना। अगर इसकी शुरुआत पूछेंगे तो इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2010 से हुई है। और उद्देश्य क्या है? किशोरी जो बालिकाएं होती है, हमारी युवा बालिकाएं होती है, 18 साल से कम उम्र की बालिकाएं होती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। उनको प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, रोजगार देने की कोशिश भी की जा सकती है, स्किल दिया जाएगा। मेन उद्देश्य यही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके अलावा समेकित बाल विकास योजना तो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर ये देखें, अगर जनजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मैंने आपको पहले बताई थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, अगर आपको याद होगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसकी शुरुआत अगस्त 2004 में हुई थी। यहाँ पर क्या था? इस योजना में क्या था? SC, ST और OBC, SC, ST और OBC की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करी जाएगी और वहीं रहकर वो पढ़ेंगी भी। ये ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था।
अगले सवाल पे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है? भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है? 2%, 3%, 5% या इनमें से कोई नहीं? 2%, 3%, 5% या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 2%, 3%, 5% या इनमें से कोई नहीं? भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भूतपूर्व सैनिकों को, फॉर्मर सैनिकों को राज्य सेवा में आरक्षण प्राप्त है 5%। दिव्यांगों को कितना आरक्षण प्राप्त था? 3%। तो 2% किनको प्राप्त है? जो अपंग सैनिक हो गए हैं उनको 2% का आरक्षण प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब सैनिकों से रिलेटेड या स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई हैं या राज्य आंदोलनकारी है उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक, 1939 से 1945, इस समय के अगर कोई भी सैनिक हैं तो उनको 3,000 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी। अब राज्य आंदोलनकारी अगर सामान्य वर्ग में है, यानी उनकी स्थिति ठीक है, ठीक कहने का मतलब है उनको कोई चोट वोट न लगी हो, या अपंग न हुए हों, या विकलांग न हुए हों, या दिव्यांग न हुए हों, तो राज्य आंदोलनकारी हैं तो उनको 5,000 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। अगर राज्य आंदोलनकारी हैं लेकिन क्या हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, उनको कुछ न कुछ क्षति हुई अपने शरीर में, तो उनको 10,000 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी। ध्यान देंगे। अब भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक इको टास्क फोर्स का गठन किया गया है 2008-2009 में। यानी जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको पर्यावरण से रिलेटेड काम में लगाया जाएगा, वृक्षारोपण वाले काम में लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब कुछ और कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। शहीदों के अगर आश्रित हैं, शहीदों के परिवार वाले हैं, अगर उनके आश्रित हैं तो उनको 10 लाख रुपये की मदद की जाएगी। अगर इनकी पुत्रियों के अगर विवाह होता है तो उनको 2 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। अगर आवास बनाते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक, तो आवास बनाने के लिए हमारे भूतपूर्व सैनिकों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी हमारे सैनिकों को। ये सैनिक कल्याण के तहत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बचे हुए योजनाएं देखें, यहाँ पर तो हमारी सारी योजनाएं समाप्त हो गई हैं। प्रैक्टिस सेट भी हमारा समाप्त हो गया है। इसके हमने एक परियोजना देखी थी, अटल खाद्यान्न योजना। तो प्रैक्टिस सेट के साथ हमारा चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 11 फरवरी 2011 से। कितना सिंपल है, 11 फरवरी 2011। एक परियोजना थी जायका परियोजना, जरूर आपको याद होगा जायका परियोजना। ये जायका कंपनी थी जापान की। अब इसका उद्देश्य क्या था? जायका का अगर फुल फॉर्म कहें तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और राज्य सरकार के बीच एक संधि हुई थी या एक टाई अप हुआ था 2014 में, जिसका उद्देश्य क्या था? वन पंचायतों के माध्यम से वनों का संरक्षण किया जाए। यानी वन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनके जो जानवर होते हैं उनके चारागाह निर्माण विकास पर काम किया जाएगा इसी परियोजना के तहत। और इसी परियोजना यानी जायका परियोजना का एक और उद्देश्य है 2022 तक, जायका परियोजना के तहत 2022 तक 250 वन पंचायतों को इस परियोजना के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा। किस परियोजना के अंतर्गत? जायका परियोजना के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा। अगर कुछ और परियोजनाएं जो हमारी छूट गई वो देखें तो आपातकालीन सेवा कैसे भूल सकते हैं 108 को हम, जिसकी शुरुआत अगर पूछेंगे कब से हुई है तो इसकी शुरुआत हुई है 15 मई 2008 में।
ये किन के नाम पर चल रही है आजकल? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर चल रही है। और ये 108 वाली जो हमारी आपातकालीन सेवा योजना है, इसी की एक सहयोगी योजना है डोली योजना, डोली सेवा योजना। अब इसका उद्देश्य क्या था? माना कोई दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकती है, या आपदा वाला कोई क्षेत्र है जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो रोगी को या मरीज व्यक्ति को या जिसको सहायता चाहिए उस व्यक्ति को डोली के माध्यम से मुख्य मार्ग पर लाया जाएगा। तो डोली सेवा योजना की शुरुआत अगर कहेंगे तो इसकी शुरुआत हुई है 17 अप्रैल 2012 में। और ये क्या है? हमारी जो 108 योजना है 2008 में शुरू हुई थी, उसकी सहयोगी योजना है। अब इसके अलावा कुछ कार्यक्रम हमने SC ST और OBC के कल्याण कार्यक्रम देखे थे, जिसमें सबसे पहली योजना थी, ज़रूर याद होगी आपको, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। पहली चीज़ ये किन के लिए है? केवल SC और ST के युवाओं के लिए है, ताकि उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। अगली योजना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये केवल ST जनजाति के बच्चों के लिए है, एकलव्य आदर्श आवास योजना। एकलव्य आदर्श आवास योजना जिसका उद्देश्य क्या है? ST जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये विद्यालय शुरू किया गया। आवासीय मतलब हॉस्टल की व्यवस्था भी होगी। ST छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल व्यवस्था, यानी उनके रहने खाने की व्यवस्था वहीं की जाएगी। और अगर पूछें एकलव्य आदर्श योजना फिलहाल कहाँ कहाँ लागू है, तो ये केवल हमारे उधमसिंह नगर और देहरादून, ये हमारे देहरादून में है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या कहाँ थी? हरिद्वार में थी। तो सबसे ज़्यादा अगर ST जनसंख्या पूछें तो ST जनसंख्या कहाँ है हमारी? उधमसिंह नगर में। आप लोग के लिए 2 सवाल हैं, सबसे कम SC बताइए और सबसे कम ST बताइए कहाँ स्थित है। ये कमेंट बॉक्स में बताना, अभी लाइव में ना बताएं, क्लास ओवर होने के बाद अपना आंसर ज़रूर लिखें। क्लास कैसी लग रही है, साइंस की क्लास कैसी लग रही है, प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं, सभी लोग ज़रूर बताएं। आपके सुझावों से ही हम क्लास को और बेहतर कर पाएंगे। और कल की क्लास का कार्यक्रम जानते हैं, सुबह 10 बजे हमारी परीक्षा वाणी चैप्टर नंबर 22 का भाग 2 आएगा, और रात 8 बजे हमारा विज्ञान का प्रैक्टिस सेट होगा। विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आएगा, जिसमें हम मोशन यानी गति वाला चैप्टर देखेंगे। तो अगर चाहें तो आप लोग पहले से पढ़ के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार जल्दी से सेशन समाप्त करने से पहले जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके सवालों के आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला सवाल है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन हुआ अप्रैल 2012 में। अगला सवाल है, हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? हज हाउस का निर्माण हमारे हरिद्वार के पिरान कलियर में किया गया है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना ये कब से लागू हुई है? ये लागू हुई है 19 नवंबर 2010 से। 19 नवंबर 2010 से। ध्यान देंगे सभी लोग। मजदूर महिलाएं अगर उनको प्रसव होता है, गर्भ धारण किए हुए हैं, तो इस दौरान उनको आर्थिक जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई यहाँ पर की जाएगी सरकार की तरफ से। तो चौथा सवाल था हमारे प्रैक्टिस सेट का है, महिला व बाल विकास के लिए कितने प्रतिशत जेंडर बजट का प्रावधान किया गया है? तो 30% का जेंडर बजट है, और इनको राज्य सेवाओं में भी 30% का आरक्षण प्राप्त है। पंचायतों और वन पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। अगली योजना है, युवा नीति कब लागू हुई है हमारे उत्तराखंड में? तो युवा नीति लागू हुई है 5 सितंबर 2011 से। 5 सितंबर 2011 से, जिसके फोकस कौन है? 18 से 35 वर्ष तक के युवा नीति। अगला सवाल, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना जो हमारे हरीश रावत जी ने शुरू करी थी, ये कब से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 से। 2017 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो नाम चेंज करके इसका क्या नाम रखा गया? 29 जुलाई 2017 से इसका नाम चेंज कर दिया हमने। क्या नाम रखा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना। जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताना मैं भूल गया था। 65 वर्ष तक के ऊपर तक के जितने भी हमारे वृद्ध लोग हैं उनको निःशुल्क 4 धाम यात्रा कराई जाएगी। अब इसकी एक और कंडीशन है, अगर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त अगर कोई है, या कोई व्यक्ति राज्य सेवा या भारत सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त है, रिटायर है, या आयकर भरते हैं, तो उनको ये व्यवस्था निःशुल्क प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये केवल उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 की है, जो हरीश रावत जी ने शुरू करी थी, जिसको 2017 में
नाम चेंज कर दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना। और किस हमारे मुख्यमंत्री ने करी थी वो आप लोग बताएंगे। राठ क्षेत्र या राठी जनजाति का क्षेत्र ये किस जिले में स्थित है? हमारे पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला सवाल है ब्रेल प्रेस कहाँ स्थित है? तो ब्रेल प्रेस, दिव्यांगों के लिए ब्रेल प्रेस हमारे उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और ब्रेल लिपि की खोज किसने करी थी अगर पूछेंगे तो इसकी खोज करी थी हमारे लुई ब्रेल ने। अगला है वंदे मातरम योजना। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान निशुल्क प्रसव की व्यवस्था कराई जाएगी सरकार के द्वारा वंदे मातरम योजना के तहत। तो इसकी शुरुआत हुई है 2004 में। डेट पूछेंगे तो 9 फरवरी 2004। ध्यान देंगे सभी लोग। और अंतिम सवाल है भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है? तो भूतपूर्व सैनिकों को, जो हमारे पुराने सैनिक थे जो रिटायर हो गए हैं, तो उनको 5% का आरक्षण प्राप्त है। अगर अपंग सैनिक कहेंगे तो उनको 2% का आरक्षण प्राप्त है। SC ST और OBC को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर शहीदों के आश्रित हैं तो उनको 10 लाख की व्यवस्था की जाएगी। अगर हमारे भूतपूर्व सैनिकों की पुत्री की शादी होती है 2 लाख की व्यवस्था। और अगर वे आवास बनाते हैं तब भी उनको 2 लाख की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक हैं तो उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। राज्य आंदोलनकारी सामान्य स्थितियों में हैं तो 5,000 रुपये की मदद। और राज्य आंदोलनकारी अगर विकलांग हो गए हैं तो उनको 10,000 रुपये की मासिक मदद दी जाएगी। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट और ये कंप्लीट डिटेल हमारा समाप्त होता है। तो चैप्टर नंबर 11 से 17 तक के थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है, क्लास भी कंप्लीट हो गई है। और थ्योरी की कंप्लीट क्लास देखें तो 18 चैप्टर, 19, 21 और 22वां कल समाप्त हो जाएगा हमारा। बचता है 20वां चैप्टर, ये भी हम समाप्त कर लेंगे इस हफ्ते। तो इस हफ्ते जो उत्तराखंड का अगला प्रैक्टिस सेट होगा चैप्टर नंबर 18 का होगा, जो हमारे बृहस्पतिवार को आएगा। और शनिवार को आएगा उत्तराखंड संगठन संस्थानों संग्रहालय वाला प्रैक्टिस सेट। यानी अगले जो 2 प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के होंगे चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 के होंगे। और साइंस का तो मैं बता ही चुका हूँ, साइंस का प्रैक्टिस सेट आएगा हमारा मोशन वाला चैप्टर। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल मिलते हैं, धन्यवाद।